नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। यूक्रेन का दावा, कीव के पास कब्जे की कोशिश में जुटी रूस की सेना को पीछे धकेला, रूसी पैराट्रूपर से भरा विमान मार गिराया। यूक्रेन के राष्ट्रपति का जज्बा, कीव पर किसी भी पल कब्जे की आशंका के बीच जारी किया वीडियो, बोले हम डटे रहेंगे। पुतिन की दो टूक, यूक्रेन के बाद स्वीडन और फिनलैंड को रूस की चेतावनी, नाटो में शामिल हुए तो अंजाम होगा बहुत बुरा। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट, पिछले 24 घंटे में 11,499 केस दर्ज, 255 लोगों की मौत। पीएम मोदी बोले, कोरोना टीकाकरण में पूरी दुनिया ने माना कोविन प्लेटफॉर्म का लोहा। रूस की सेना यूक्रेन पर हमलों की रफ्तार तेज करते हुए जल्द ही कीव पर कब्जा कर सकती है। पिछले 3 दिनों में रूसी सेना ने यूक्रेन पर 4 तरफ से हमला कर दिया और उसी सेना को पीछे हटने पर भी मजबूर किया है। हालांकि राजधानी कीव अभी तक रूसी सेना के कब्जे से दूर रही थी। अब खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने चिंता जताई है कि कीव पर रूसी सेना के कब्जे का खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि आज की रात हमारे लिए सबसे कठिन हो गई थी, लेकिन हमें खड़ा रहना होगा। जेलेंस्की ने कहा कि आज की रात दुश्मन हमारी क्षमता को तोड़ने की हर संभव उन्होंने कोशिश की है। आज वे हम पर कहर भी बरपा रहे हैं। एयर इंडिया के एक विमान ने रूस के आक्रमण के चलते यूक्रेन में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के वास्ते रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट के लिए शनिवार सुबह मुंबई हवाई अड्डे से उड़ान भरी। वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने बताया कि उड़ान संख्या AI 1943 ने तड़के करीब 3:40 पर मुंबई हवाई अड्डे से उड़ान भरी और उसके भारतीय समय अनुसार सुबह करीब 10 बजे बुखारेस्ट हवाई अड्डे पर पहुंचने की संभावना थी और वो पहुंच भी गई है। उन्होंने बताया कि जो भी भारतीय नागरिक सड़क मार्ग से यूक्रेन रोमानिया सीमा पर पहुंच गए हैं, उन्हें भारत सरकार के अधिकारी है बुखारेस्ट ले जाएंगे ताकि उन्हें एयर इंडिया की उड़ानों के जरिए स्वदेश वापस लाया जा सके। रूसी सैनिक भले ही कीव में घुसकर आतंक मचा रहे हों, लेकिन राजधानी पर कभी भी कब्जा होने की अटकलों को टाला नहीं जा सकता है। लेकिन इसके बाद भी यूक्रेन घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है। इस बात का अंदाजा यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के नए वीडियो मैसेज से लगाया जा सकता है। दरअसल राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन पर किसी भी पल कब्जे की आशंका के बीच नया वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया। इस वीडियो मैसेज में जेलेंस्की के साथ कुछ उन्होंने वीडियो भी साझा किया है, जिसमें रूस की तरफ से आक्रमण को साफ दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हम यहाँ हैं और हमारी फौजें भी यही हैं, हमारे नागरिक भी हैं यही हैं और हम यहाँ अपनी आज़ादी की रक्षा के लिए हम अपने देश की रक्षा कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहेंगे। इस वीडियो में उनके साथ प्रधानमंत्री, चीफ ऑफ स्टाफ और राष्ट्रपति भवन के कुछ अन्य अधिकारी भी हैं। जेलेंस्की ने यह वीडियो संदेश ऐसे समय पर जारी किया है जब उनके देश छोड़कर भागने की अफवाह आग की तरह फैल रही थी। ऐसे में उन्होंने वीडियो जारी कर इस बात की पुष्टि की है कि वह कीव में ही हैं और अपने देश की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। जेलेंस्की ने इससे पहले भी एक भावुक अपील की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं यूक्रेन में ही हूँ, मेरा परिवार भी यही है, हमारा परिवार गद्दार नहीं है, वे सब यूक्रेन के नागरिक हैं। हमें जानकारी मिली है कि रूस का पहला टारगेट मैं हूं और दूसरा मेरा परिवार। यूक्रेन पर हमलावर रूस ने अब स्वीडन और फिनलैंड को चेतावनी जारी की है। रूस ने कहा है कि अगर दोनों देश नाटो में शामिल होते हैं तो उनका अंजाम भी यूक्रेन की तरह भयानक ही होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी विदेश मंत्रालय की ओर से स्वीडन और फिनलैंड से कहा गया है कि वे नाटो में शामिल ना हो। अगर ऐसा होता है तो इसके परिणाम भी बहुत ही भयानक होंगे। क्रेमलिन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव में घुस चुकी है और कब्जे की जंग अंतिम चरणों में है। रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को सत्ता से बेदखल करने के लिए जंग और भी तेज कर दी है। खबर है कि रूस के पैराट्रूपर्स कीव में दाखिल हो चुके हैं और इस बीच रूस की ओर से वार्ता के लिए प्रतिनिधि मंडल भेजने की भी बात सामने आई है। स्पुतनिक की रिपोर्ट के मुताबिक जेलेंस्की के साथ वार्ता के लिए पुतिन जल्द ही अपना प्रतिनिधि मंडल भी भेज सकते हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया है कि विदेश मंत्रालय, रक्षा और प्रशासनिक अधिकारियों सहित एक रूसी राजनयिक प्रतिनिधि मंडल को यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए मिन्स्क भेजा जा सकता है। यह बताया
जानकारी के साथ इस वीडियो को भी साझा किया गया है। यूक्रेन आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो और वह वार्ता के लिए तैयार है। हालांकि यूक्रेन ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि आज की रात बाकी सभी दिनों से मुश्किल से बीती है। हमारे देश के कई शहर हमले का सामना कर रहे हैं और इसी के लिए हम अभी भी अपने देश के साथ डटकर खड़े हुए हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामलों में अब लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 11,499 नए केस सामने आए हैं और इस दौरान 255 लोगों की मौत भी हो गई है। कल 13,166 मामले दर्ज किए गए थे, यानी कल की तुलना में आज मामले 12.6% घटे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 1,21,888 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,13,481 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,22,70,482 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। दिल्ली में कोविड-19 से जान गंवाने वालों लोगों में से इस साल 22 फरवरी तक लिए गए नमूनों में 80% में ओमिक्रॉन स्वरूप पाया गया है। सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है कि मृतकों से एकत्र किए गए 239 नमूनों की जीनोम स्कैनिंग से पता चला है कि उनमें से 191 में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप थे। शेष 48 नमूनों में डेल्टा सहित कोरोना वायरस के अन्य स्वरूप पाए गए हैं। डेल्टा स्वरूप पिछले साल अप्रैल और मई में महामारी की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आम बजट 2022 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधानों पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना टीकाकरण में कोविन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारी डिजिटल तकनीकी का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंज्यूमर और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बीच एक आसान इंटरफेस उपलब्ध कराता है और इससे देश में उपचार पाना और देना दोनों ही आसान हो जाएंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सबसे पहले आप सभी को दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन मिशन की सफलता चलाने के लिए 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन हो या फिट इंडिया मिशन हो, पोषण मिशन हो या मिशन इंद्रधनुष हो, आयुष्मान भारत हो, जल जीवन मिशन हो, ऐसे सभी मिशन को हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेकर जाना है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमारा प्रयास क्रिटिकल हेल्थ केयर सुविधाएं ब्लॉक स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, गांव के नजदीक हो। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना और समय समय पर अपग्रेड करना जरूरी है और इसके लिए प्राइवेट सेक्टर और दूसरे सेक्टर्स को भी ज्यादा ऊर्जा के साथ आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि हम भारत में ऐसा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं जो सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित ना हो। ऑन हेल्थ ऑन अर्थ की स्पिरिट को हमें हिंदुस्तान में ही वन इंडिया वन हेल्थ के तहत दूर दराज के क्षेत्र में भी समान स्वास्थ्य सेवाएं देनी है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। यूक्रेन का दावा, कीव के पास कब्जे की कोशिश में जुटी रूस की सेना को पीछे धकेला, रूसी पैराट्रूपर से भरा विमान मार गिराया। यूक्रेन के राष्ट्रपति का जज्बा, कीव पर किसी भी पल कब्जे की आशंका के बीच जारी किया वीडियो, बोले हम डटे रहेंगे। पुतिन की दो टूक, यूक्रेन के बाद स्वीडन और फिनलैंड को रूस की चेतावनी, नाटो में शामिल हुए तो अंजाम होगा बहुत बुरा। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट, पिछले 24 घंटे में 11,499 केस दर्ज, 255 लोगों की मौत। पीएम मोदी बोले कोरोना टीकाकरण में पूरी दुनिया ने माना कोविन प्लेटफॉर्म का लोहा। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अमेरिका और अल्बानिया द्वारा पेश किए गए मसौदा प्रस्ताव पर मतदान किया गया। इसमें रूसी आक्रामकता हमला और यूक्रेनी संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा की गई और इसके साथ ही इस प्रस्ताव में यूक्रेन की संप्रभुता, स्वतंत्रता और एकता, क्षेत्रीय अखंडता को लेकर प्रतिबद्धता भी जताई गई। रूसी हमले को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लंघन बताया गया है। हालांकि यूएनएससी ने भारतीय समय अनुसार शनिवार तड़के पेश हुए प्रस्ताव पर मतदान के दौरान भारत और चीन ने खुद को वोटिंग से दूर कर लिया था और दोनों ने ही दूसरे देश की संप्रभुता का सम्मान करने और यूएन चार्टर को महत्ता को बताते हुए बातचीत की ओर लौटने की बात कही। संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव यूक्रेन के दोनेत्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों में कुछ इलाकों को स्वतंत्र राज्यों के रूप में मान्यता देने के फैसले को भी तुरंत पलटने का आह्वान करता है। इससे संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सिद्धांतों के विपरीत बताया गया। मसौदा प्रस्ताव में कहा गया कि यूक्रेन में जरूरतमंद लोगों को मानवीय सहायता की तीव्र मानवीय कर्मियों और बच्चों सहित पुरजोर परिस्थितियों में व्यक्तियों की रक्षा के लिए सुरक्षित और निर्बाध पहुंचने की अनुमति दे। यह प्रस्ताव एक ऐसा कदम है जो स्थानीय और वीटो अधिकार प्राप्त सदस्य देश रूस को अलग थलग करने की कोशिश करेगा। मसौदे में रूसी बल को यूक्रेन से बिना शर्त तुरंत वापस लेने के लिए भी कहा गया है। यूक्रेन पर यूएनएससी की बैठक में यूएन ने भारत स्थायी प्रतिनिधि टीएस मूर्ति ने कहा कि यूक्रेन में हाल के घटनाक्रम में भारत बहुत परेशान है। हम आग्रह करते हैं कि हिंसा और शत्रुता को तत्काल समाप्त करके जो है इसको सुविधा को बैठकर निपटाया जाएगा। मानव जीवन की कीमत पर कभी भी कोई भी समाधान नहीं निकाला जा सकता है। हम भारतीय समुदाय के कल्याण और सुरक्षा के बारे में भी बहुत चिंतित हैं, जिसमें यूक्रेन में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र भी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर समसामयिक और वैश्विक व्यवस्था का निर्माण किया गया है। राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और कानून जो है वो जरूरी है। गाजीपुर जिले में चल रहे चुनाव प्रचार के क्रम में इन दिनों लगातार केंद्रीय मंत्रियों का आगमन हो रहा है और इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का जमानिया विधानसभा में दौरा हुआ और वे कई कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि 4 चरणों के चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी में आग लग चुकी है। उनका परिवारवाद और खानदानवाद चलाने का जो सिक्का था वह खत्म हो गया है। इन दिनों प्रदेश में बीजेपी का जनसैलाब चल रहा है। 4 चरणों के चुनाव में 60% हम हैं और 40% में सब हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि जमानिया महर्षि परशुराम की भूमि है और यहाँ ऋषि और कृषि ही चलने वाले हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगली सरकार में बीजेपी की ही बनेगी और वह भी पूर्ण बहुमत वाली। बीजेपी को 350 से अधिक सीटें मिलेंगी, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने आगे कहा कि विपक्षी लोगों को भी मान चुके हैं कि वे लोग अब जमानत बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो हमारा सपना रहा है, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। मंत्री ने कहा कि 4 चरणों में समाजवादी पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है कि समाजवादी की बयार बह रही है। उन लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे सपने में भगवान कृष्ण आए थे। मंत्री ने कहा कि हाँ, उनके सपने में भगवान कृष्ण आए थे, लेकिन कंस का वध करने के लिए उनके घर में आग लगी है, साइकिल पंचर हो गई है और पंचर बनाने वाला भी अब कोई नहीं मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में शाम मौसम में अचानक करवट ले ली है और तेज रफ्तार से हवा चलने के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई। देर रात तक बादल गरजने के साथ हल्की बारिश भी हुई। इस कारण दिल्ली एनसीआर में दिल्ली की शुरुआत जो है वो सर्द सुबह के साथ हुई है। मौसम विशेषज्ञों का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने के साथ बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रह सकता है। रविवार से मौसम साफ होने की संभावना है। रात 11:30 बजे कुल 1 mm बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण दिल्ली में सबसे ज्यादा ओलावृष्टि हुई है। बीती रात 12 बजे आसमान एनसीआर जो है आसपास के इलाकों में आसमान से ओले गिरे। मौसम विभाग ने शुक्रवार को येलो अलर्ट जारी करते हुए तेज बारिश की भी संभावना जताई थी। दोपहर में तेज धूप भी खिली रही और अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री यानी कि 27.9 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान के बराबर 12.5 डिग्री सेल्सियस रहा। शाम को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली और बादल गरजने के साथ बारिश भी हुई। मौसम के बदले मिजाज के कारण शाम को हल्की सर्दी का एहसास हुआ। रात में ओलावृष्टि भी हुई। हवा में नमी का स्तर 44 से 95% तक दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से दिल्ली एनसीआर में 2 दिन तक बारिश के आसार हैं। एनसीआर में जो है बादल छाए रहेंगे और तेज हवा जो है वो अभी चलती रहेगी। तिहाड़ जेल में शुक्रवार शाम कैदियों को काबू करने के लिए
कर्मचारियों को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल दो गुटों में झगड़ा हो गया। हालात पर काबू करने के दौरान कैदी जेल कर्मचारियों से मारपीट करने लगे। झगड़े में एक सहायक अधीक्षक और उसमें दो जेल कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। साथ ही 4 कैदियों को भी गंभीर चोटें लगी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद जेल में अतिरिक्त सुरक्षा बल को भेजा गया और हालात को काबू में किया गया। घायल 4 कैदी और जेल कर्मियों को उपचार के लिए जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत जो है खतरे से बाहर है। तिहाड़ जेल महानिदेशक संदीप गोयल ने तिहाड़ में कैदियों और जेल कर्मियों की बीच झड़प होने की भी पुष्टि की है। जेल अधिकारियों का कहना है कि शुक्रवार शाम जेल संख्या 4 में कैदियों के 2 गुटों के बीच झगड़ा हो गया। कैदी एक दूसरे पर हमला कर रहे थे और इस बात की जानकारी मिलने के बाद एक सहायक अधीक्षक और जेल के सुरक्षाकर्मी वहां पहुंचे। जेल कर्मियों ने मारपीट कर रहे कैदियों को अलग करने की कोशिश की। इस दौरान कैदियों के एक गुट ने जेल कर्मी पर हमला कर दिया। जेल कर्मियों पर हमला की जानकारी मिलते ही जेल की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मी को वहां भेजा गया। उसके बाद हालत पर काबू पाया गया। मारपीट में सहायक जेल अधीक्षक और वार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं 4 कैदियों को भी गंभीर चोटें आई हैं। सभी को डीडीयू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मामूली रूप से घायल अन्य कैदियों और जेल कर्मियों को जेल के अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जो है फिर से जो है जेल के अंदर लाया गया। यूक्रेन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इस मसले पर भारत सरकार निश्चित तौर पर बातचीत करनी चाहिए और लेकिन प्रधानमंत्री को देशवासियों को आश्वस्त करना चाहिए कि वहां फंसे नागरिकों को निकालने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि यूरोपीय देश की धरती से तीसरी विश्व युद्ध की भूमिका बन रही है। यह अचानक नहीं हुआ है, लंबे समय से ऐसी स्थितियां बन रही थी। पिछले कुछ हफ्तों से तो स्पष्ट लग रहा था कि युद्ध होगा। ऐसी स्थिति में भारतीय नागरिकों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाना केंद्र सरकार का पहला दायित्व था। उत्तराखंड के भी तमाम छात्र वहां अध्ययन करने के लिए गए हैं, वह भी फंसे हैं। उनके माँ बाप और प्रदेश देशवासी जो हैं वो बहुत चिंतित हैं। वहाँ छात्र बहुत दिक्कत में हैं। केंद्र सरकार ही बातचीत कर वहाँ फंसे छात्रों को निकाल सकती है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था की भी चिंता करनी चाहिए। यूक्रेन के साथ हमारे आर्थिक स्वार्थ बहुत गहराई से जुड़े हैं और भारत की अर्थव्यवस्था पर निश्चित तौर पर इस चुनाव का जो प्रभाव है वो पड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री को देश को आश्वस्त करना चाहिए कि किस प्रकार से सरकार इस दुष्प्रभाव को रोकने के लिए कदम उठाने जा रही है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। यूक्रेन का दावा, कीव के पास कब्जे की कोशिश में जुटी रूस की सेना को पीछे धकेला। रूसी पैराट्रूपर से भरा विमान मार गिराया। यूक्रेन के राष्ट्रपति का जज्बा, कीव पर किसी भी पल कब्जे की आशंका के बीच जारी किया वीडियो, बोले हम डटे रहेंगे। पुतिन की दो टूक, यूक्रेन के बाद स्वीडन और फिनलैंड को रूस की चेतावनी, नाटो में शामिल हुए तो अंजाम होगा बहुत बुरा। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट, पिछले 24 घंटे में 11,499 केस दर्ज, 255 लोगों की मौत। पीएम मोदी बोले कोरोना टीकाकरण में पूरी दुनिया ने माना कोविन प्लेटफॉर्म का लोहा। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। विधानसभा चुनाव में भाजपा के बूथ कार्यकर्ताओं को प्रबंधन का गुण सिखाने के लिए एक दिवसीय दौरे पर 27 फरवरी को अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। पदाधिकारी से फीडबैक भी इस दौरान वो लेंगे। सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे। इसके लिए कार्यक्रम स्थल पर प्रत्येक मंडल के हिसाब से 37 ब्लॉक बनाए गए हैं। ब्लॉक के बीच में बने 15 फीट के रास्ते से ई कार्ड पर बैठकर पीएम कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसके बाद संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में पूर्वांचल के चुनाव अभियान में जुटे प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। प्रधानमंत्री 27 फरवरी को करीब 3 घंटे के प्रवास पर वाराणसी आएंगे।
वह 27 फरवरी को पूर्वाह्न 11 बजे विशेष विमान से बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहां से हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन आएंगे। पुलिस लाइन से सड़क मार्ग से विश्वविद्यालय जाएंगे। भाजपा इस रूट पर रोड शो की तैयारी में जुटी है। विश्वविद्यालय में करीब 20,000 बूथ पदाधिकारियों के सम्मेलन में मंडल के हिसाब से कार्यकर्ताओं को बैठाया जाएगा और इसके लिए शहर के 13 और जिले के 20 मंडल के 20,113 कार्यकर्ताओं की सूची भी तैयार की गई है। पीएम संवाद से पहले प्रत्येक मंडल के कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे। पीएम के संबोधन के बाद एक बैठक भी यहां होगी और इसमें पूर्वांचल के चुनाव प्रचार अभियान की रणनीति तैयार होगी। उधर तैयारियों में जुटे पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक गुजरात के प्रदेश संगठन मंत्री रत्नाकर ने भी की है। यूक्रेन और रूस के रिश्ते पिछले एक महीने से तनावपूर्ण थे। इस दौरान दोनों देशों के बीच युद्ध का मंडराता खतरा अब हकीकत में बदल गया है। आज रूस और यूक्रेन के युद्ध का तीसरा दिन है। बीते 2 दिनों में रूस लगातार यूक्रेन पर मिसाइल से हमला कर रहा था। यूक्रेन की माने तो इस हमले में 137 लोगों से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं रूस के भी 1000 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया है। इस युद्ध की शुरुआत गुरुवार को हुई जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर ने एक लाइव टीवी पर संबोधन के दौरान यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान की घोषणा की, जिसके बाद राजधानी कीव सहित यूक्रेन के कई इलाकों में बम धमाकों से इलाके थर्रा गए। बीते 2 दिनों से यूक्रेन के आसमानों में रूस के हेलीकॉप्टर नजर आ रहे हैं। रूसी टैंक अब यूक्रेन की सड़कों पर देखे जा रहे हैं, जबकि पिछले 2 दिनों में कई बम धमाके भी हुए हैं। दोनों देशों के बीच बनी ये स्थिति अब अन्य देशों के लिए चिंता का कारण तक बन गई है। रूस और यूक्रेन के बीच कल से लेकर आज तक बहुत सारी गतिविधियां हुई है। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर शुक्रवार को हमला शुरू कर दिया था। इन हमलों में सरकारी इमारतों के निकट गोलाबारी और विस्फोटों की आवाज गूंजती रही। रूस की इस कार्रवाई से यूरोप में व्यापक युद्ध की भी आशंका पैदा हो गई है। धर्मशाला में शनिवार को खेले जाने वाले दूसरे T20 मुकाबले में मेहमान श्रीलंका टीम के लिए करो या मरो की स्थिति रहेगी। सीरीज में अपनी उम्मीदें कायम रखने के लिए श्रीलंका को यह मुकाबला हर हालत में जीतना होगा, जबकि वेस्टइंडीज की टीम वो T20 सीरीज में क्लीन स्वीप करने वाली टीम इंडिया का हौसला पहले से ही बुलंद है। श्रीलंका के खिलाफ मौजूदा सीरीज का पहला मुकाबला भी भारत ने जीता है और 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाए हुए श्रीलंका के गेंदबाजों के सामने फॉर्म में चल रहे ईशान किशन, रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर को रोकना सबसे बड़ी चुनौती रहेगा। विराट कोहली को सीरीज में विश्राम दिए जाने के बाद श्रेयस अय्यर तीसरे नंबर पर मिले मौके को अच्छी तरह से भुना रहे हैं। रोहित शर्मा ने पहले मैच के बाद संकेत दिए कि रविंद्र जडेजा ऊपरी क्रम में ही बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि टीम प्रबंधन में उनके बल्लेबाजी कौशल का फायदा उठाना चाहता है। इस सीरीज से टीम में वापसी करने वाले संजू सैमसन को पहले मैच में बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला। अगर उन्हें धर्मशाला में अवसर मिलता है तो वह उनका पूरा फायदा उठाना चाहेंगे। यदि ऋतुराज गायकवाड़ की कलाई में चोट नहीं लगती तो वह किशन के साथ पारी का आगाज कर सकते थे और ऐसे में रोहित मध्यम क्रम में उतरने जैसा कि उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ किया था। गायकवाड़ चोटिल होने और T20 सीरीज से बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह मयंक अग्रवाल को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। ऐसे में भारतीय टीम में बदलाव की भी संभावना काफी कम है। व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को धमकी दी है कि अगर यूक्रेन को लेकर सैन्य दखल दिया तो रूस परमाणु हथियार के इस्तेमाल करने से भी नहीं कतराएगा। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद पहली बार सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में से किसी देश के राष्ट्र प्रमुख ने खुलेआम परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात कही है। सोवियत संघ के पतन के बावजूद रूस दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ताकत है। पुतिन ने बृहस्पतिवार को यूक्रेन पर हमले का आदेश देने से ठीक पहले कहा कि किसी को भी यह संदेह न हो कि रूस के खिलाफ सीधे जंग में उतरकर बच जाएगा। रूस के खिलाफ किसी भी संभावित हमले के नतीजे हमलावर के लिए बहुत विनाशकारी होंगे। इस तरह पुतिन ने परमाणु हथियार के इस्तेमाल के खुले संकेत देते हुए साफ कर दिया कि यूक्रेन में जारी मौजूदा रूसी सैन्य अभियान दुनिया को परमाणु युद्ध की तरफ धकेल सकती है। अगर रूस यूक्रेन में रुकता है तो संभव है कि परमाणु युद्ध की नौबत नहीं आएगी, लेकिन रूस अगर नाटो सदस्यों में से किसी भी देश की तरफ बढ़ा तो निश्चित तौर पर दुनिया भयावह परमाणु युद्ध की चपेट में आ सकती है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत और चीन ने रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया है। प्रारूप प्रस्ताव में यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा की गई और इसमें रूस से कहा गया है कि वह बिना शर्त तत्काल व पूर्ण रूप से यूक्रेन छोड़े। भारत ने इस प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन बयान जारी कर यूक्रेन में जारी हिंसा पर अफसोस जताते हुए इसे रोकने का तुरंत आह्वान किया। न्यूयॉर्क स्थित जो है संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सुरक्षा परिषद के इस प्रस्ताव पर शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार शनिवार तड़के मतदान हुआ। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का 11 देशों ने समर्थन किया, जबकि भारत, चीन व यूएई मतदान के दौर पर गैर हाजिर रहे, जबकि रूस ने वीटो का इस्तेमाल कर प्रस्ताव को विफल कर दिया। चीन ने भी रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर मतदान से दूरी कर ली थी। प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान संयुक्त राष्ट्र में चीन के स्थायी प्रतिनिधि झांग जून ने कहा कि एक देश की सुरक्षा दूसरे देशों की सुरक्षा को कम करने की कीमत पर नहीं आ सकती है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सभी उद्देश्य और सिद्धांतों का पालन सभी को करना चाहिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यूक्रेन का दावा, कीव के पास कब्जे की कोशिश में जुटी रूस की सेना को पीछे धकेला, रूसी पैराट्रूपर से भरा विमान मार गिराया। यूक्रेन के राष्ट्रपति का जज्बा, कीव पर किसी भी पल कब्जे की आशंका के बीच जारी किया वीडियो, बोले हम डटे रहेंगे। पुतिन की दो टूक, यूक्रेन के बाद स्वीडन और फिनलैंड को रूस की चेतावनी, नाटो में शामिल हुए तो अंजाम होगा बहुत बुरा। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट, पिछले 24 घंटे में 11,499 केस दर्ज, 255 लोगों की मौत। पीएम मोदी बोले कोरोना टीकाकरण में पूरी दुनिया ने माना कोविन प्लेटफॉर्म का लोहा।